जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एनसीईआरटी सार संग्रह जो हम लोग इंडियन पॉलिटी देख रहते हैं, तो उसका पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपको जापान से लिया गया है। आज से हम लोग इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें है आपको भारतीय संविधान के भाग का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 जो आपका कहता है, इसमें कह रहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें आपको दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका अनुच्छेद पूछेगा तो 1 से लेके आपका 4 के जो बीच 1 से लेके 4 तक जो आपका अनुच्छेद है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 2 में क्या कहता है? तो भाग 2 में आपका नागरिकता का प्रावधान दिया गया है जो 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। मूल अधिकार जो है आपको भाग 3 में पड़ता है, जो 13, 12 और 35 तक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको अनुच्छेद 4 में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के क में आपको जो है मूल कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क या 51 का 1। ठीक है, भाग 5 में आपको संघ का परिभाषा संघ दिया गया है। भाग 5 में जो है आपका संघ है, और भाग 6 में आपका राज्य दिया गया है। भाग 7 में क्या कह रहा है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है निर्सित किया गया। तो भाग 7 याद रखिएगा। भाग 8 में जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश दिया है। भाग 5 में याद रखिएगा कि संघ, भाग 6 में आपका राज्य, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। पंचायत आपको दिया गया है भाग 9 में। ठीक है, और नगर पालिका याद रखिएगा कि भाग 9 के क में दिया गया है आपको नगर पालिका। और 9 के ख कहेगा तो आप याद रखिएगा कि सहकारी समितियां भाग 9 के ख में दिया गया है। और भाग 10 में याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में दिया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में दिया गया है संघ और राज्य के मध्य जो उनका संबंध जो है दिया गया है आपको भाग 11 में। भाग 12 क्या कर रहा है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब जो है आपको भाग 12 में दिया गया है। भाग 13 क्या कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम, ये आपको भाग 13 में दिया गया है। भाग 14 कह रहा है आपका कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये आपका भाग 14 में दिया गया है। भाग 14 के क में क्या दिया गया है? तो अधिकरण भाग 14 के क में है। भाग 15 में आपका है निर्वाचन। भाग 16 में है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंगल भारतीय समुदायों के संबंध में जो है आपका विशेष उपबंध दिया गया है। किसमें? भाग 16 में। भाग 17 आपका कहता है राजभाषा। भाग 17 आपका राजभाषा। भाग 18 आपका कहता है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी। भाग 19 कहता है आपको प्रकीर्णन। भाग 20 कहता है आपको संविधान का संशोधन। भाग 21 आपका कहता है कि अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 आपका कहता है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन। तो भाग 22 आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है आपको संघ और राज्यों के मध्य जो है विधायी संबंधों को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में अनुसूची। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो प्रारंभ में याद रखिएगा कि 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में कितना था? तो 8 गो। अभी कितना है? तो 12 गो है। भारतीय संघ में कह रहा है कि नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये आपको प्रथम अनुसूची में बोला गया है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र के विवरण प्रदान करता है।
और भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के मध्य जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो कह रहा है कि विशेष उपबंध है। तो आपको 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का जो उल्लेख जो किया गया है ये आपको 5वीं अनुसूची में बोला गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुसूची में है। तो ये आपको 7वीं अनुसूची में बताया गया है, शुल्क और कर लगाने का अधिकार। और राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये आपको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 9वीं अनुसूची पहली बार कब आया था। तो 1951 ईस्वी में आया था। अब यह भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची जो था आपको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया। और दल बदल विरोधी कानून को भी जो है इसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। किसको? 91वां संविधान संशोधन 2003 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि किस भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो एक ऑप्शन आपका रहेगा कि अंग्रेजी को याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अनुसूचित दिया है और उसका संबंध में आपको बताया गया है। तो पहली अनुसूची क्या है। तो इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरा अनुसूची कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक के पदाधिकारी का जो है आपको वेतन, भत्ता और पेंशन आदि से जुड़ने का जो प्रावधान दिया गया है वो आपको दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची क्या कहता है कि संघ राज्य के जो मंत्री हैं और संसद राज्य विधानमंडल के जो हैं और प्रत्याशी हैं, ये इनका जो है आपको शपथ ग्रहण जो है आपको तीसरी अनुसूची में कहा गया है। या डायरेक्ट पूछेगा कि शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में है। वेतन और भत्ता और पेंशन किस अनुसूची में है। तो दूसरी अनुसूची में है। फिर कह रहा है कि राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के जो स्थान आवंटन किए गए हैं वो आपको चौथी अनुसूची में बोला गया है। 5वीं अनुसूची में कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का जो प्रावधान दिया गया है आपको 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 6ठी अनुसूची कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन जो हैं उसका संबंध जो है आपको 6ठी अनुसूची से है। संघ सूची, राज्य सूची और समर्चित सूची जो शामिल किया गया है वो आपको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संविधान के द्वारा जो मान्यता 22 भाषा दो दिया गया है ये आपको 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में आपको क्या कह रहा है कि भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम जो है और न्यायिक पुनरावलोकन के से बचने के लिए जो सम्मिलित लाया गया था वो आपको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल आपको भी तुरंत बताएं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। और पंचायत याद रखिएगा आपको 11वीं अनुसूची। नगर पालिका याद रखिएगा कि आपको 12वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को। कब? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत के नाम से जो है जो संविधान में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि किस प्रकार के शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। तो आपको संसदात्मक, यहाँ सांसद चुने जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को किस प्रकार के शासन प्रणाली है।
तो संसदात्मक प्रणाली है। संसाधक शासन व्यवस्था में कह रहा है कि विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार पूछेगा तो आपको हो जाएगा एकल कार्यपालिका। भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य जो अंतर वो क्या है, न्यायिक समीक्षा का। भारत का संसद प्रणाली और ब्रिटेन के संसद प्रणाली में जो मुख्य अंतर है वो है आपका न्यायिक समीक्षा। कार्य यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का परिसंघ है यह किसे जो है निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण से। ठीक है, देखिए यहाँ भारतीय संविधान के मूल दिया गया है। एक तरफ है आपको स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। आगे देख लेंगे, कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये आपको ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा। अगला कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थे, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान में आप याद रखिए कि 12 अनुसूची हो गए और देखिए 12 अनुसूची हो गए और उसके बाद आपको इसमें हो जाएगा 444 अनुच्छेद से भी आपका अधिक हो चुका है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो आपको जनगणना गणा गया है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान का गायन का जो मानक समय है आपको यह 52 सेकंड का है। ठीक है, और भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसमें कहा है कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो जटिलता का कारण है इसे वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे इसमें क्या कह रहा था, इसमें आपको कह रहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन जो है आपको केसी हेवियर के द्वारा बोला गया था। भारतीय संविधान जो है असंतः कठोर और असंतः लचीला है। भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, तो केसी हेवियर के द्वारा ही बोला गया था कि भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के कह कि बृहद होने का कारण क्या है, तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में कह रहा है कि बृहद होने का कारण क्या है, तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के कह रहा है कि निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है, तो आइवर जेनिक्स का था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये आपको जनता है। अगला क्वेश्चन करा है कि कोई भी संविधान कितनी भी अच्छा क्यों ना हो जाए, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है, तो यह आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आगे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब स्वतंत्र हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को जो है सहकारी संघवाद बोला गया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किस में निहित है, तो आपको राष्ट्रपति में। जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहां कार्यपालिका का जो समस्त शक्तियां जो होता है निहित होता है आपको राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए जो है आपको स्थगित करने की बात कही थी। कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपको राष्ट्रीय पशु भारत का आपको बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो लगे होते हैं वो आपको उसमें 24 तिलियां होती हैं।
जैसे ऐसे होता है चक्र, उसी में जो है आपको 24 तिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एस.आर. बॉम्बई बनाम भारत संघवाद के द्वारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। किसने कहा था? तो उच्चतम न्यायालय के जो हैं न्यायाधीश, उसके द्वारा जो है यह बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूची और उसका प्रमुख विषय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची जो है आपको ये समवर्ती सूची में है। जो सिविल प्रक्रिया संविधान जो संहिता जो है ये आपको समवर्ती सूची में दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले में जो भारतीय संविधान के जो समवर्ती सूची में भी उसको भी शामिल किया गया है। किसको? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामला, ये सब जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा भी याद रखिएगा कि समवर्ती सूची का विषय दिया गया है। और शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और भूमि सुधार के कार्य कि किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार याद रखिएगा कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और रेल पुलिस भी आप याद रखिएगा कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। करा कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये आप याद रखिएगा समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची में संबंधित है? तो ये आपको राज्य सूची से। कृषि जो आप याद रखिएगा कि राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज भी जो है आपका राज्य सूची का ही विषय है। जो पंचायत चुनाव होता है तो ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। जो सूची 3rd जो है आपको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि जो संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और यह सूची 3rd के समवर्ती सूची में आपका आता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा सूची में कौन कौन सा विषय आपका आता है। तो 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। तो संघ सूची में देखिए आपका क्या आता है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध शांति, सीमा शुल्क और बीमा, प्रत्यर्पण और शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संधि पर और करार जो है ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके क्या क्या इसमें है, हम लोग आगे देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया है। और वर्तमान में याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है कि संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में आपको 52 विषय शामिल किए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग पूरा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उद्देशिका यहाँ पे आ गया। तो उद्देशिका में क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरिवर्तित करते हैं। माने कहने का मतलब है कि ये जो प्रस्तावना दिया गया है इसमें आपको लाइन से आपका जो है सीरियल वाइज क्वेश्चन डालता है कि समाजवादी के बाद क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि पथनिरपेक्ष के बाद क्या होगा, तो लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। इस टाइप के आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कह रहा है कि कौन सा भाग जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है, तो संविधान का प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। किसको? प्रस्तावना को, भारतीय संविधान में।
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा है कि एक ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह जो है प्रावधान किया गया था। संविधान के जो विचार जो था, उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को आत्मा तथा N.A. पालकीवाला के द्वारा जो है संविधान का परिचय पत्र कहा गया था। और अनुच्छेद 32 जो है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। किसे कहेगा, किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। और पूछेगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बोला गया, तो आपको बोलना होगा कि संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। सन अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में कह रहा है कि पथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, पंथ निरपेक्ष का। तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है, ठीक है। ये पंथ निरपेक्ष का शब्द का जो सही भाव दिया गया है वह भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। यहाँ कह रहा है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो आपको 1917 के रूसी क्रांति से। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उच्च न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यह बोला गया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से। आगे देखिए क्या कह रहा है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग दिया गया है। कौन सा? तो आपको याद रखिएगा कि लोक कल्याण शब्द जो है आपको भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं, बल्कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा कहा है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनका विस्तार कहाँ है, तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में यह दिया गया है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो यह आपको है संप्रभुता। पूछेगा क्वेश्चन कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, तो यह आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को कह रहा है कि राजनीतिक जन्मपत्री, ठीक है, की संज्ञा किसने प्रदान किया, तो के मुंशी के द्वारा। संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह मत किस वाद में व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो यह आपको बेरुबारी बनाम संघ मामले में 1960 में जो है यह व्यक्त जो है किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे दिया है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर आलिद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार जो है संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला इसमें देखिए क्या कह रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल से हम लोग संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।